जय जय भारत। आज हमारा प्राचीन भारत भाग फर्स्ट और उसका चैप्टर 3 है, मणिका सर प्रिंटिंग नोट्स। इसका ऑडियो बुक है और इसमें अध्याय 3 है आज की प्रागैतिहासिक काल और आद्यैतिहासिक काल। भूगोलिक कारक देखें तो किसी भी संस्कृति के विकास में भौगोलिक कारक की अहम भूमिका होती है। जैसा सच ही कहा गया है कि भारत के भूगोल को समझे बिना भारत के इतिहास को नहीं समझा जा सकता। दूसरे शब्दों में हम प्राचीन भारत में इतिहास का अध्ययन करते हुए भूगोल के माध्यम से ही निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर पा सकते हैं। यथा, सभ्यता का विकास पश्चिम से पूर्व की ओर क्यों हुआ? पूर्व से पश्चिम की ओर क्यों नहीं हुआ? भारत का प्रथम साम्राज्य गंगा घाटी में ही क्यों उदित हुआ? पश्चिम भारत एवं उत्तर पश्चिम के क्षेत्र में गेहूं एवं जौ उत्पादन ही बने रहे, जबकि पूर्वी भारत की मुख्य खाद्य फसल चावल बनी रही। कैसे? प्रथम नगरीकरण के पतन के 1000 वर्ष के बाद द्वितीय नगरीकरण मध्य गंगा घाटी में क्यों आरंभ हुआ? उसी प्रकार कावेरी नदी से दक्षिण के क्षेत्र में साम्राज्य निर्माण के लिए पहल क्यों नहीं की? इन सभी प्रश्नों का उत्तर भूगोल के माध्यम से बेहतर रूप से ढूंढा जा सकता है। उदाहरण के लिए पश्चिम से पूर्व की ओर सभ्यता का क्रमिक विस्तार का कारण जंगलों की उपस्थिति था। चूंकि पश्चिम में वर्षा की मात्रा कम थी, इसलिए अपेक्षाकृत जंगल विरल था, जबकि पूर्व की ओर जाते हुए वर्षा की जो मात्रा है वो बढ़ती गई। इस कारण से जंगल घने होते गए। अतः अब उन जंगलों की सफाई के लिए बेहतर तकनीक की जरूरत थी। इसलिए सिंध पंजाब क्षेत्र को आबाद करने के लिए तांबे व कांसे के उपकरण ही पर्याप्त सिद्ध हुए, जबकि मध्य गंगा घाटी को आबाद करने के लिए लोहे उपकरण की जरूरत हुई। उसी प्रकार गंगा घाटी में प्रथम भारतीय साम्राज्य के उद्भव का कारण उस क्षेत्र का समृद्ध प्राकृतिक संसाधन था। उदाहरण के लिए उपजाऊ जलोढ़ मृदा का होना तथा बेहतर जल संसाधन के कारण चावल की खेती के विस्तार, लोहे एवं तांबे की उपलब्धता, नदी मार्ग से बेहतर यातायात व्यवस्था का सुलभ होना आदि। उसी तरह कावेरी नदी के दक्षिण क्षेत्र में साम्राज्य निर्माण की दिशा में पहले इसलिए नहीं हुई कि सुदूर दक्षिण की ओर जाते हुए कृषि भूमि की उपलब्धता कम होती गई। आगे हमारा कि क्या भौगोलिक नीतिवादी की अवधारणा को स्वीकार किया जा सकता है? तो किसी भी संस्कृति के विकास में भौगोलिक कारक की अहम भूमिका होती है। भूगोल परिवर्तन को निर्धारित करने वाले कारकों में से एक महत्वपूर्ण कारक होता है। बावजूद इसके भौगोलिक नीतिवादी की अवधारणा को स्वीकार नहीं किया जा सकता। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि परिवर्तन को प्रेरित करने वाले कारकों में भौगोलिक कारक एक महत्वपूर्ण कारक होता है, किंतु एकमात्र कारक नहीं है। इसमें अन्य कारकों की भी भूमिका होती है और यह सही है कि पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण मानव समुदाय के जीवन को गहरे रूप से प्रभावित करता है। अगर कोई खास संस्कृति ब्रह्मपुत्र पूर्वापश्चिम अथवा मध्य पश्चिम संस्कृति एशिया, अफ्रीका एवं यूरोप के अलग अलग क्षेत्रों में विकसित होती है, तो इसका कारण हो सकता है उपयुक्त तीनों ही क्षेत्रों में एक समान भौगोलिक कारक का मौजूद होना। किंतु हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि परिवर्तन को प्रेरित करने में तकनीकी भी अहम भूमिका निभाती है तथा कई कारक तकनीकी भौगोलिक कारक को भी निष्प्रभावी बना देता है। यही वजह है कि वर्तमान काल में एक समान भौगोलिक एवं पर्यावरणीय कारक की उपस्थिति के बावजूद भी लोगों के जीवन स्तर में इतना बड़ा अंतर देखा जा सकता है। आगे क्वेश्चन है कि भूगोल इतिहास की धारा को किस प्रकार प्रभावित करता है? क्या आप भौगोलिक नीतिवादी की धारणा को मानते हैं? प्रागैतिहासिक एवं आद्यैतिहासिक का अर्थ एवं इसके अध्ययन के स्रोत। इसके अर्थ अन्वेषण के क्रम में यह कहा जाता है कि प्रागैतिहासिक काल वह काल है जिसके अध्ययन के लिए केवल पुरातात्विक सामग्री ही उपलब्ध है, जबकि आद्यैतिहासिक काल के अध्ययन में पुरातात्विक सामग्री के साथ साथ साहित्यिक सामग्रियां भी उपलब्ध हो सकती हैं, किंतु उनका प्राय उपयोग नहीं हो पाता। उदाहरण के लिए हड़प्पा सभ्यता एवं वैदिक सभ्यता के अध्ययन के क्रम में साहित्यिक सामग्रियां उपलब्ध हैं, किंतु उनका प्रभावकारी उपयोग नहीं हो सका है। दूसरे शब्दों में हड़प्पा लिपि पढ़ी नहीं जा सकी है, जबकि वैदिक आर्य लिपि का उपयोग ही नहीं करते थे, इसलिए उनका साहित्य मौखिक परंपरा के आधार पर चलता रहा। इसलिए वैदिक साहित्य में प्रामाणिकता का प्रश्न उपस्थित हो गया। प्रश्न यह था कि यह साहित्य वैदिक युग से संबंधित है या किसी परवर्ती काल से, क्योंकि इसे बहुत बाद में लिखित रूप दिया गया था। फिर आद्यैतिहासिक काल के निर्धारण का एक दूसरा आधार भी है और वह है आद्यैतिहासिक काल को कृषि के आरंभ से जोड़ा जाना। इस आधार पर नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल को भी आद्यैतिहासिक काल में शामिल किया जाता है।
वस्तुत प्रागैतिहासिक काल एवं आदिऐतिहासिक काल दोनों के अध्ययन में पुरातात्विक सामग्रियों की ही अहम भूमिका होती है। भारतीय उपमहाद्वीप में भी आदिमानव के अनेक अवशेष मिलते हैं। ये अवशेष मुख्यतः प्रशस्तर के उपकरणों के रूप में मिलते हैं, जबकि कई ऐतिहासिक स्थलों पर ताम्र उपकरण भी मिले हैं। इनके अतिरिक्त कुछ छिटपुट हड्डी के उपकरण भी प्राप्त हुए हैं, किंतु अगर हम भारतीय उपमहाद्वीप के प्रागैतिहासिक एवं आदिऐतिहासिक स्थलों की तुलना विश्व के अन्य भागों में प्राप्त स्थलों से करते हैं तो भारतीय स्थलों की निम्नलिखित सीमाएं स्पष्ट होती हैं। प्रथम, भारत में अधिकांश प्रागैतिहासिक स्थलों का अन्वेषण ऊपरी सतह पर ही हुआ है। इसकी गहराई में जाकर खुदाई करने की पहल नहीं की गई। दूसरे, यूरोप की तुलना में भारत की जलवायु बिल्कुल अलग थी, इसलिए यूरोप में जहाँ हड्डी के उपकरण बड़ी मात्रा में सुरक्षित मिले, वहीं भारत में अर्धशुष्क जलवायु के कारण अनेक उपकरण मिट्टी में क्षरित हो गए। भारत में आदिमानव के अध्ययन में मानव जीवाश्म के अवशेष कम मिले हैं। मुख्यतः हमें पशु जीवाश्म उपकरण ही प्राप्त हुए हैं। प्रागैतिहासिक आदिऐतिहासिक पुरातत्व के अध्ययन में पारिस्थितिकी एवं पर्यावरणीय कारक महत्वपूर्ण कारक बनकर उभरे हैं। यूरोप एवं कुछ अन्य क्षेत्रों में पुरातत्व के अध्ययन में इन कारकों के लिए पहले ही जगह बना दी गई, किंतु भारत में एक लंबे काल तक इन कारकों को नजरअंदाज किया जा रहा था। इस कारण से भी आदिमानव की गतिविधियों का ज्ञान अधूरा रह गया था, परंतु हाल में कुछ विद्वानों ने इस दिशा में गंभीर प्रयास किए। सबसे पहले गॉर्डन चाइल्ड ने नवपाषाण काल के अध्ययन में कृषि के विकास को पर्यावरणीय कारकों में होने वाले परिवर्तनों से जोड़कर देखा। फिर हाल में एस.एन. राजगुरु एवं डी.पी. अग्रवाल जैसे पुरातत्वविदों ने पर्यावरणीय कारकों को अपने अध्ययन में विशेष महत्व दिया। इस प्रकार प्रथम नगरीकरण से लेकर द्वितीय नगरीकरण के उद्भव एवं पतन को पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तंत्र में होने वाले परिवर्तनों से जोड़कर देखा जाने लगा और प्रागैतिहासिक एवं आदिऐतिहासिक पुरातत्व के अध्ययन में नए आयाम जुड़ गए। आगे हमारा क्वेश्चन है कि प्रागैतिहासिक एवं आदिऐतिहासिक काल के अध्ययन में प्रयुक्त पुरातात्विक सामग्रियों की सीमा को दर्शाइए। पर्यावरणीय पारिस्थितिकी तंत्र जैसे कारकों ने इस अध्ययन में कौन से नए आयाम जोड़े। सेकंड क्वेश्चन है कि भारत में पुरापाषाणकालीन मानव की प्रगति को समझने में पुरातात्विक सामग्रियां किस सीमा तक उपयोगी हैं। आगे है पुरापाषाण काल। मानव विकास का अध्ययन त्रियुग पद्धति के आधार पर किया जाता रहा है। ये 3 युग थे: प्रशस्तर युग, ताम्रपाषाण युग तथा लोहा युग। फिर आगे जॉन लुबाक नामक विद्वान ने प्रशस्तर युग को 2 भागों में बांटा दिया, यथा पुरापाषाण काल एवं नवपाषाण काल। तत्पश्चात पुरापाषाण काल एवं नवपाषाण काल के बीच संक्रमण की एक अवस्था के रूप में मध्यपाषाण काल के चरण को भी स्वीकार किया गया। एडवर्ड लार्टेट नामक विद्वान ने प्राणी समूह की उपस्थिति तथा तकनीकी परिवर्तन के आधार पर पुरापाषाण काल को भी 3 उपकरणों में विभाजित कर दिया, यथा निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल, उच्च पुरापाषाण काल। निम्न पुरापाषाण काल मानव विकास की आरंभिक अवस्था को दर्शाता है। वस्तुतः भूविज्ञान की दृष्टि से संपूर्ण पुरापाषाण काल प्लीस्टोसिन युग यानी अत्यंत नूतन से संबंध है, किंतु उनमें भी निम्न पुरापाषाण काल का स्वरूप अति दीर्घकालीन रहा। इस काल में मानव के द्वारा क्रोड उपकरण बनाए जाते रहे। इस काल के उपकरणों में हस्तकुठार, खंडक एवं विधारणी की प्रधानता मिलती है। अगर हम क्षेत्रीय विविधता पर दृष्टिपात करते हैं तो पाते हैं कि इस काल में निम्न पुरापाषाण में कई उप संस्कृतियों में एक अलग संस्कृति दिखती है, जिसे हम चोपिंग संस्कृति के नाम से जानते हैं। दक्षिण भारत में मद्रास एवं उसके आसपास हस्तकुठार संस्कृति का विकास हुआ। इस काल में बड़े क्रोड उपकरण बनते रहे तथा उसके निर्माण में कच्चे माल के रूप में क्वार्टजाइट पत्थर का उपयोग हुआ। निम्न पुरापाषाण काल के स्थल लगभग संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप से प्राप्त हुए हैं, किंतु यह क्षेत्र गंगा दोआब, केरल एवं पूर्वी भारत के घने जंगल में प्राप्त नहीं हुआ है। गंगा यमुना दोआब में एक ही स्थल अपवाद है, वह है कल्पी। अगर 17,000 ईसा पूर्व से 50,000 ईसा पूर्व में तकनीकी परिवर्तन के आधार पर एक नए चरण की शुरुआत हुई, इसे हम मध्य पुरापाषाण काल के नाम से जानते हैं। इस काल में क्रोड उपकरणों की तुलना में शल्क उपकरणों की प्रधानता बढ़ने लगी, यद्यपि क्रोड उपकरण भी प्रचलन में बने रहे। फिर उपकरण बनाने वाले कच्चे माल के स्वरूप में भी परिवर्तन आया। कच्चे माल के लिए क्वार्टजाइट की जगह जेस्पर व चट का प्रचलन बढ़ गया। प्रायद्वीप भारत में निवासा नामक स्थान इसका प्रारूप स्थल माना जाता है।
उसी प्रकार 3500 से 35,000 से 30,000 ईसा पूर्व में उच्च पुरापाषाण काल का आरंभ हुआ। इस काल में तकनीकी विकास को और अधिक प्रोत्साहन मिला। इस काल में शल्क उपकरणों का महत्व बढ़ा। फिर इस काल में बड़ी संख्या में फलक उपकरण बनाए जाते रहे। पत्थरों के अतिरिक्त इस काल में हड्डी एवं लकड़ी के उपकरण भी बनते रहे। इस काल में महत्वपूर्ण उपकरणों में हम तक्षणी एवं खुरचनी का विवरण दे सकते हैं। सबसे बढ़कर उपकरणों के निर्माण में गुणात्मक वृद्धि के साथ साथ परिमाणात्मक वृद्धि भी हुई। पुरापाषाण काल से संबंधित जीवन की जानकारी हमें महज उसके उपकरणों से प्राप्त होती है। अतः इस विषय में हमारी जानकारी सीमित है। हमें यह सूचना नहीं है कि लोगों के बीच संपर्क भाषा क्या थी अथवा लोगों का रहन सहन कैसा था। ऐसा अनुमान किया जाता है कि इस काल में लोग अधिक शिकारी और खाद्य संग्राहक थे। उनके आर्थिक जीवन से जुड़ी हुई गतिविधियां भीमबेटका के गुफा चित्र में अभिव्यक्त हुई हैं। आगे पुरापाषाणकालीन समाज एवं संस्कृति। समुदाय की दृष्टि से पुरापाषाण काल एक बैड सोसाइटी की उपस्थिति को दर्शाता है। यह मानव के सामूहिकीकरण की आरंभिक अवस्था है। इस काल में मानव शिकारी एवं संग्रहकर्ता थे। आरंभ में ऐसा माना जाता था कि मानव के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन शिकार था, किंतु नवीन शोधों से यह बात स्थापित हो गई है कि इस काल में मानव के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन शिकार की अपेक्षा जंगली उत्पादों का संग्रह ही रहा था। इसका प्रमुख कारण था संग्रह से प्राप्त उत्पाद एक लंबे समय तक खराब नहीं होते थे। उदाहरण के लिए फल कंदमूल ज़्यादा समय तक रह सकते थे, जबकि शिकार से प्राप्त मांस अधिक समय तक सुरक्षित नहीं रह सकता था, क्योंकि अभी आग की शुरुआत नहीं हुई थी। मध्य प्रदेश में भीमबेटका की गुफा से प्राप्त आरंभिक चित्रों में मानव की आर्थिक एवं सामाजिक गतिविधियों पर प्रकाश पड़ता है, क्योंकि इस काल में मानव शिकार एवं खाद्य संग्रह के लिए एक स्थल से दूसरे स्थल पर अपना निवास बदलते रहते थे। इसलिए परिवार का आकार स्वाभाविक रूप से छोटा था एवं जनसंख्या सीमित थी। बैड समाज का आकार 40 से 20 लोगों के बीच था। इस समाज में लोग संसाधनों का उपयोग सामूहिक रूप से करते थे और इस समाज में समानता की भावना प्रबल थी तथा मुख्य तंत्र जैसी कोई पद्धति विकसित नहीं हुई थी। फिर पुरापाषाण काल में मानव ने अपने परिवेश से साहचर्य स्थापित किया। अतः इस काल में कला एवं धर्म के प्रति भी लोगों का रुझान देखा जा सकता था। बेलन घाटी के लोहा नद्दा नाला स्थान से देवी की एक मूर्ति मिली है। फिर महाराष्ट्र में पटने नामक स्थान से शुतुरमुर्ग का अंडा मिला है। इस पर रेखा चित्र अंकित है। इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश में भीमबेटका से प्राप्त आरंभिक गुफा चित्र उच्च पुरापाषाण काल से ही संबंध है। आगे मध्यपाषाण काल। पुरापाषाण काल एवं नवपाषाण काल के बीच संक्रमण की एक अवस्था के रूप में मध्यपाषाण काल की अवधारणा बाद में विकसित हुई। मध्यपाषाण काल होलोसीन युग से संबंध है तथा लगभग 10,000 ईसा पूर्व से आरंभ हुआ। इस काल में जलवायु शुष्क होने लगी थी तथा उपकरणों की बनावट में भी स्पष्ट अंतर देखने को मिलता है, अर्थात फलक उपकरणों का स्थान सूक्ष्म पाषाण उपकरण लेने लगे। इन सूक्ष्म पाषाण उपकरणों को हड्डी, लकड़ी अथवा पशुओं के सींग से जोड़कर बेहतर किस्म के उपकरण बनाए जाते थे। मध्य पाषाण काल संस्कृति से उपकरण विकास के कई चरण मिलते हैं, जिन्हें हम निम्नलिखित चरणों में बांट कर देख सकते हैं। सामान्य अवस्था यानी अज्यामितिक उपकरण, बेहतर अवस्था यानी ज्यामितिक उपकरण, विकसित अवस्था यानी मर्दभांड के साथ साथ ज्यामितिक उपकरण। वस्तु तीसरी अवस्था सबसे विकसित अवस्था थी। जैसा कि हम जानते हैं कि मर्दभांडों का प्रचलन नवपाषाण काल की सामान्य विशेषता था, किंतु मध्यपाषाण काल संस्कृति से जुड़े कुछ स्थलों से भी मर्दभांड के साक्ष्य मिल जाते हैं। उदाहरण के लिए बेलन घाटी में चौपानी मांडो तथा गुजरात में लंगनाच। इस काल में तकनीकी परिवर्तनों के परिणामस्वरूप प्रक्षेपास्त्र तकनीक अथवा तीर कमान का विकास हुआ। तीर कमान की सहायता से न केवल बड़े आकार के पशु वर्ण छोटे पशु एवं पंछियों का भी शिकार होने लगा। इसके अतिरिक्त मछली पकड़ने की कला भी विकसित हुई। अतः जाहिर है कि खदान की उपलब्धता बढ़ी तथा खदान की उपलब्धता ने जनसंख्या वृद्धि को संभव बनाया। यही वजह है कि भारतीय उपमहाद्वीप में मध्यपाषाण काल से जुड़े हुए स्थलों की संख्या में वृद्धि हुई। मध्यपाषाण काल से संबंधित स्थल संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप में मिले हैं। उदाहरण के लिए गंगा जमुना दोआब के बेलन घाटी में चौपानी मांडो, महागरा, कोलहड़ीवा आदि स्थल मिले हैं। प्रतापगढ़ में सुराय नाहर राय एवं महादहा जैसे स्थल मिले हैं।
इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश में आदमगढ़ व भीमबेटका, राजस्थान में बागौर, गुजरात में लंगनाच, महाराष्ट्र में पटने आदि स्थलों से भी मध्य पाषाण संस्कृति के साक्ष्य मिले हैं। उसी प्रकार मध्य पाषाण काल में नियमित रूप से पशुपालन की शुरुआत नहीं हुई थी, क्योंकि मध्य पाषाण कालिक स्थलों से जो पशुओं की हड्डियां मिली हैं वे दर्शाती हैं कि वे जंगली किस्म के पशु थे। किंतु मध्य प्रदेश के आदमगढ़ एवं राजस्थान के बागौर से पालतू पशु के भी साक्ष्य मिले हैं। यह तथ्य दर्शाता है कि पशुपालन की दिशा में कदम उठाया गया था। उसी प्रकार उस काल में खेती की शुरुआत नहीं हुई थी। वस्तुतः मध्य पाषाण काल से चक्की एवं सिलभट्टे का पाया जाना यह दर्शाता है कि लोग अब अनाजों की ओर आकर्षित हुए तथा अनाजों के दाने निकाले जाने लगे थे। उसी प्रकार गर्त चूल्हों का पाया जाना यह दर्शाता है कि अब नियमित रूप से भोजन पकाया जाने लगा था। इसके अतिरिक्त सराय, नाहर, राय और महादहा से स्थायी निवास बनाए जाने को साक्ष्य मिले हैं, और इसका अर्थ है कि इस काल में मानव के द्वारा स्थायी निवास की दिशा में सोचा जाने लगा था। आगे मध्य पाषाण काल समाज एवं संस्कृति कैसा था? तो मध्य पाषाण काल में ही परिवार की परिकल्पना उभर कर आई। पहले परिवार के सभी सदस्य शिकार पर जाते थे, किंतु अब वयोवृद्ध सदस्यों को घर पर बच्चों की देखभाल के लिए छोड़ा जाने लगा। इस प्रकार परिवार की परिकल्पना उभर कर आई। फिर मध्य पाषाण काल में मानव सौंदर्य बोध भी उभरने लगा था। मानव ने प्रकृति एवं परिवेश के साथ निश्चित संबंध स्थापित किए। मानव की जय चेतना धर्म एवं कला के रूप में उभर कर आई। राजस्थान के बागौर से देवी की एक मूर्ति मिली है। उसी प्रकार मानव अब आभूषण का प्रयोग भी करने लगा था। महादहा नामक स्थल से प्राप्त पशुओं के सींग से निर्मित कंठाहार इसका प्रमाण है। इस काल में एक और भी विकास देखा गया, और यह था समाधिकरण अथवा मृतक व्यक्ति को दफनाए जाने की पद्धति का विकास। इसका अर्थ है कि लोगों ने अपने पूर्वजों के प्रति सम्मान का भाव उत्पन्न कर लिया था। इस काल का सबसे महत्वपूर्ण विकास है गुफा चित्रकला का विकास। गुफा चित्रों का विकास पुरापाषाण काल की उत्तर अवस्था में ही हो चुका था, परंतु मध्य पाषाण काल आकर ये चित्र मध्य पाषाण काल तक आकर ये जो चित्र थे अधिक विविधतापूर्ण दिखने लगे थे हैं। मध्य पाषाण काल के चित्र मध्य प्रदेश में भोपाल के निकट भीमबेटका, मिर्जापुर के सुहागी घाट की गुफा, उड़ीसा के सुंदरगढ़ एवं संबलपुर आदि स्थानों से मिले हैं। दक्षिण भारत में तमिलनाडु, कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश के कई स्थलों से भी ये चित्र प्राप्त हुए हैं। भारत में लगभग 5000 गुफा स्थल मिले हैं। पूरे उपमहाद्वीप में पूरे 5000 गुफा स्थल मिले हैं, जो विभिन्न कालों से संबंध हैं। ये स्थल वैश्विक स्तर पर ऑस्ट्रेलिया तथा दक्षिण अफ्रीका के पश्चात सर्वाधिक हैं। गुफा कला के मध्य पाषाण कालिक चरण में कुछ विशिष्ट जानवरों को विशेष प्रतिनिधित्व दिया गया है। ये जानवर हैं हिरण, कछुआ, खरगोश, लोमड़ी आदि। साथ ही इस काल में मानव का भी चित्रण हुआ है। मध्य प्रदेश में भीमबेटका एक प्रमुख गुफा चित्रकला स्थल है, और यह वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल है। यह मध्य भारतीय पठार के दक्षिण में विंध्य पर्वत श्रृंखला की तलहटी में स्थित है। यह स्थल लगभग 10,000 वर्ष पुराना है। भीमबेटका के कलाकारों ने विविध रंगों के चित्रों का प्रयोग किया है। ये रंग प्रतिकूल मौसम की स्थिति में भी हजारों सालों तक बरकरार रहे हैं। अगर हम गुफा कला का विश्लेषण करते हैं तो पाते हैं कि गुफा एवं चट्टानों पर बने जो चित्र हैं वे एक ही साथ चित्रकला, तक्षण कला तथा नक्काशी सभी के नमूने प्रस्तुत करते हैं। इन चित्रों में विविधता दिखती है। ये चित्र सामुदायिक जीवन की झलक देते हैं। इन चित्रों में शिकार के दृश्य, सामूहिक नृत्य, संगीत उपकरण, माता, बच्चे, गर्भवती स्त्री, मनुष्यों द्वारा मृत जानवरों का उठाते हुए आदि दृश्य शामिल हैं। आरंभिक चित्रों में जानवर का चित्रण तो यथार्थ रूप में किया गया है, जबकि मानव का चित्रण प्रतीकात्मक रूप में। ये चित्र भावात्मक हैं तथा कुछ बोलने का प्रयास कर रहे हैं। मानव विशेषकर पुरुषों का रेखीय चित्र बनाया गया है। ऐसा क्यों? जैसा कि हम जानते हैं कि मध्य पाषाण कालीन चित्रों में शिकार एवं खाद्य संग्रह के दृश्य की प्रधानता दिखती है। शिकार के चित्र में हमें एक सामूहिकता का भान
होता है। शिकार गतिविधियों को पवित्र कार्य माना जाता था तथा उनमें सफलता आवश्यक थी, परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि संवत सरकार के मध्य पशुओं को घायल करना अथवा उन्हें मृत्यु के मुख में झोंक देना एक भावात्मक तनाव भी उत्पन्न करता था। अतः कोई व्यक्तिगत तौर पर इस कार्य के लिए अपने को उत्तरदायी नहीं बनाना चाहता था। सम्मत यही वजह है कि इन चित्रों में शिकारी को अकेला चित्रित करने का उदाहरण नहीं के बराबर मिलता है। शिकार एक सामाजिक कार्य था तथा पशुओं की हत्या एक सामूहिक गतिविधि का परिणाम। एक ऐसा योद्धा जो किसी पशु अथवा दुर्दांत मानव का अकेला मुकाबला करता है, यह अभी एक नई बात थी। ऐसा ताम्रपाषाण काल में चलकर ही संभव हुआ। यही कारण हो सकता है कि उस काल के चित्रकारों ने मानव को रेखीय अथवा प्रतीकात्मक रूप में चित्रित किया, जबकि वे बेहतर किस्म के चित्र बनाने में सक्षम थे। फिर अगर हम उन चित्रों में महिलाओं की आकृति पर दृष्टिपात करते हैं तो पाते हैं कि पुरुषों की तुलना में इनके चित्र कहीं ज़्यादा स्पष्ट एवं यथार्थ हैं। जहाँ पुरुष शिकार के जोखिम उठा रहे थे, वहीं महिलाएं खाद्य संग्रह करती थी, बच्चे पालती थी, बच्चे पैदा करती थी, वस्तुएं ढोती थी आदि। चित्रों में उपस्थित उपयुक्त दृश्य श्रम विभाजन की हमारी पूर्व निर्धारित धारणा के निकट दिखते हैं, परंतु इन चित्रों से हमें यह ज्ञात नहीं होता कि शक्ति का विभाजन किसके पक्ष में था, क्योंकि उस काल में खदान की आवश्यकता शिकार की अपेक्षा संग्रह से ज़्यादा पूरी होती थी तथा इस संग्रह में महिलाओं की भूमिका कहीं बड़ी थी, इसलिए शक्ति का विभाजन महिलाओं के पक्ष में प्रतीत होता है। फिर हम मध्यपाषाणकालीन चित्रों पर दृष्टिपात करते हैं तो इन चित्रों की एक संभावना धार्मिक अनुष्ठान की ओर भी संकेत करती है। समत शिकार के ये चित्र एक अनुष्ठान को पूरा करने के लिए बनाए जाते रहे थे, ताकि शिकार गतिविधियों में बेहतर सफलता मिले तथा शिकारी को कम खतरा उठाना पड़े। इस प्रकार मध्यपाषाणकालीन चित्रकला में तत्कालीन जीवन अभिव्यक्ति हुई है। इसमें केवल आर्थिक एवं सामाजिक गतिविधियां ही नहीं अपितु आदि मानव के मनोभाव भी अभिव्यक्त हो रहे हैं। लिपि की अनुपस्थिति में चित्र भी बोलने का प्रयास कर रहे हैं। सांकेतिकता तथा विविधता में यह कला कहीं कहीं आधुनिक चित्रकला के निकट प्रतीत होती है, यद्यपि दोनों के स्वरूप में अंतर है। मध्यपाषाणकालीन चित्रकला आदि मानव के सरल भावों की अभिव्यक्ति है। वे अपने परिवेश को समझने का प्रयास कर रहे हैं तथा उन्होंने अपनी उस समझ को चित्रकला के रूप में व्यक्त किया। दूसरी तरफ आधुनिक जीवन पाषाणकालीन जीवन की तुलना में बहुत अधिक जटिल है। आधुनिक मानव का बोध भी बहुआयामी है, अतः आधुनिक जीवन अपनी संपूर्ण जटिलता के साथ आधुनिक चित्रकला में अभिव्यक्त हुई है। आगे हमारा क्वेश्चन है कि भारत की मध्यपाषाण शिला कला न केवल उस काल के सांस्कृतिक जीवन को बल्कि आधुनिक चित्रकला से तुलनीय परिष्कृत सौंदर्य बोध को भी प्रतिबिंबित करती है। इस टिप्पणी का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। तो इसका आंसर है मध्यपाषाण काल मानव जीवन की उस अवस्था को दर्शाता है जब मानव शिकारी एवं खाद्य संग्राहक था। वह पाषाण उपकरणों की सहायता से जीवन यापन करता था, परंतु उस काल में भी मानव ने परिवेश के संबंध में अपनी समझ को दुर्लभ गुफा चित्रों में व्यक्त किया। मध्यपाषाण काल के चित्र मध्य प्रदेश में भोपाल के निकट भीमबेटका, मिर्जापुर में सुहागी घाट की गुफा, उड़ीसा के सुंदरगढ़ एवं संबलपुर आदि स्थलों पर मिले हैं, जो विभिन्न कालों से संबंध है। दक्षिण भारत में भी आंध्र प्रदेश, कर्नाटक तथा तमिलनाडु के कई स्थानों से ये चित्र मिले हैं। इन चित्रों में शिकार के दृश्य, सामूहिक नृत्य, संगीत उपकरण, माता, बच्चे, गर्भवती स्त्री, मनुष्यों द्वारा मृत जानवरों को उठाते हुए आदि दृश्य शामिल हैं। इस प्रकार इन चित्रों में विविधता दिखती है। एक दिलचस्प तथ्य यह है कि इन गुफा चित्रों में पुरुषों को रेखीय रूप में चित्रित किया गया। इसका कारण संभवतः पुरुषों का शिकार गतिविधियों से जुड़ा होना था। शिकार के मध्य पशुओं को घायल करना तथा मारना होता था और इस प्रकार की गतिविधियां एक प्रकार का भावनात्मक तनाव पैदा करती। सम्मत इसलिए इसे दृश्यों में स्पष्ट प्रतिनिधित्व न देखकर सांकेतिक प्रतिनिधित्व दिया जाता। इस प्रकार मध्यपाषाणकालीन चित्रों में आदि मानव के मनोभाव अभिव्यक्त हुए हैं। लिपि की अनुपस्थिति में चित्र भी बोलने का प्रयास करते नजर आते। सांकेतिकता
तथा विविधता में यह कला कहीं कहीं आधुनिक चित्रकला के निकट प्रतीत होती है। यद्यपि दोनों के स्वरूप में अंतर है। मध्यपाषाणकालीन चित्रकला आदि मानव के सरल भावों की अभिव्यक्ति है। आदि मानव अपने परिवेश को समझने का प्रयास कर रहे हैं तथा उन्होंने अपनी इस समझ को चित्रकला के रूप में अभिव्यक्त किया। दूसरी तरफ आधुनिक जीवन पाषाणकालीन जीवन की तुलना में बहुत अधिक जटिल है। आधुनिक मानव का बोध भी बहुआयामी है, अतः आधुनिक जीवन अपनी संपूर्ण जटिलता के साथ आधुनिक चित्रकला में अभिव्यक्त हुआ है। आगे मेरा क्वेश्चन है कि कुछ महत्वपूर्ण मध्यपाषाण कालिक स्थलों के संदर्भ में जो है दर्शाइए कि किस प्रकार मध्यपाषाण काल, पुरापाषाण काल तथा नवपाषाण काल के मध्य संक्रमण की अवस्था को दर्शाता है। आगे है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल मानव इतिहास में एक महत्वपूर्ण भू चिन्ह बनकर आता है, क्योंकि इस काल में मानव खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक की स्थिति में पहुंच गया था। गार्डन चाइल्ड ने इसे नवपाषाण क्रांति का नाम दिया है। कुछ नए विद्वानों ने क्रांति शब्द पर आपत्ति व्यक्त की है। उनका मानना है कि क्रांति से तात्पर्य होता है द्रुत परिवर्तन। द्रुत मतलब बहुत तीव्र गति से परिवर्तन जो होता है, बहुत जल्दी होता है, उसे बोलते हैं द्रुत परिवर्तन। द्रुत परिवर्तन जबकि हम देखते हैं कि मेहरगढ़ नामक स्थल पर परिवर्तन की यह प्रक्रिया 7000 ईसा पूर्व से लेकर 3800 ईसा पूर्व के बीच लगभग 3000 वर्षों तक चलती रही थी। परंतु अगर हम उपयुक्त तथ्य का परीक्षण करते हैं तो क्रांति शब्द अनुचित नहीं लगता। निम्नलिखित आधार पर हम इस तथ्य को पुष्ट कर सकते हैं। प्रथम, यह परिवर्तन तुलनात्मक रूप से द्रुत यानी तीव्र ही माना जाना चाहिए, क्योंकि 3000 वर्षों में इतने सारे परिवर्तन हो गए जो 3000 वर्ष से पूर्व पिछले 30,000 वर्षों से नहीं हुए थे। दूसरे, इस काल में मानव, पशु और भूमि के बीच संबंध बदल गए। बैठ में अब मानव भूमि से उत्पादन व पशुओं का उत्पादन करने लगा। नवपाषाण काल होलोसिन युग से संबंध था, जब जलवायु अत्यंत सूक्ष्म हो गई थी। इस काल में कृषि एवं नियमित रूप में पशुपालन की शुरुआत हुई। अब मानव स्थायी जीवन जीने लगा। स्थायी बस्तियों की आरंभिक अवस्था नवपाषाण काल से ही संबंध है। नवपाषाण काल में एक महत्वपूर्ण अंतर उपकरणों की बनावट में देखा गया। इस काल में बेहतर किस्म के पॉलिशदार उपकरण बनने लगे, अर्थात पहले पत्थर से पत्थर को तोड़कर उपकरण बनाया जाता था, किंतु पत्थरों पर घिसकर उपकरण बनाया जाने लगा। ये पॉलिशदार उपकरण पहले के उपकरणों की तुलना में अधिक चिकने तथा धारदार होते थे। इन उपकरणों की सहायता से न केवल शिकार करना आसान हो गया, वरन भूमि को खोदना और मिट्टी को तोड़ना भी सरल हो गया। इस प्रकार नवपाषाण काल में कृषि की शुरुआत हुई। कृषि तथा पशुपालन के माध्यम से मानव ने पहली बार प्रकृति की गतिविधियों में हस्तक्षेप करना आरंभ किया, अर्थात पशुओं को उनके प्राकृतिक परिवेश से अलग कर पाला जाने लगा। उसी प्रकार फसलों की जंगली किस्म को घरेलू किस्म में तब्दील कर दिया गया। कृषि गतिविधियों को प्रेरित करने वाला मूल कारण क्या था, इस विषय में विद्वानों में मतभेद है। इस संबंध में एक मत यह है कि जलवायु में होने वाले परिवर्तनों ने कृषि उत्पादन के लिए वातावरण तैयार किया, किंतु एक दूसरे मत के अनुसार जनसंख्या तथा संसाधनों के बीच असंतुलन के परिणामस्वरूप खाद्य उत्पादन की जरूरत पड़ी। उसी प्रकार पहले ऐसा माना जाता रहा था कि कृषि का विकास पहले पश्चिम एशिया में हुआ तथा वहाँ से ही इसका विसरण बलूचिस्तान क्षेत्र में हुआ। हालांकि ये सही है कि कृषि पश्चिम एशिया में आरंभ हुई, किंतु मेहरगढ़ की उपलब्धि को क्षेत्रीय उपलब्धि के रूप में देखा जाना चाहिए, न कि पश्चिम एशिया के विस्तार के रूप में। कृषि उत्पादन के साथ साथ पशुपालन स्वाभाविक रूप में स्थायी हो गया। कृषि क्योंकि पशुओं के लिए अतिरिक्त चारे की व्यवस्था करना आसान हो गया। फिर कृषि उत्पादन ने कई अन्य प्रकार के परिवर्तनों को जन्म दिया। कृषि उत्पादन के साथ अनाजों को रखने के लिए बर्तनों की जरूरत हुई, अतः नियमित रूप से मृदभांडों का निर्माण किया जाने लगा। पहले हस्त निर्मित मृदभांड बने, फिर चाक निर्मित, तत्पश्चात अनाजों को सुरक्षित रखने के लिए अन्नागारों का निर्माण हुआ। मेहरगढ़ से अन्नागार का साक्ष्य मिलता है। अन्नागारों की उपस्थिति मुख्य तंत्र के विकास को भी दर्शाती है। दूसरे शब्दों में अधिशेष उत्पादन पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए क्षेत्रीय सरदारों का विकास हुआ। इस तरह नवपाषाण काल में सामाजिक विभाजन की शुरुआत हो चुकी थी।
इस काल में लकड़ी और सरकंडे से मकान निर्मित होते थे। साथ ही कच्चे ईंटों के भी मकान मिले हैं, किंतु कुछ मकान गोलाकार हैं तो कुछ आयताकार। उसी प्रकार कब्रों से प्राप्त पत्थर के मणके तथा शीप की बनी चूड़ियाँ एक धनी वर्ग की उपस्थिति को दर्शाता है। यह वर्ग अधिशेष अनाज पर नियंत्रण रखता होगा। विभिन्न नवपाषाणकालिक स्थलों के बीच एक प्रकार का जुड़ाव भी दिखता है। कुछ स्थलों से ऐसी वस्तुएं भी मिली हैं जिनका कच्चा माल क्षेत्रीय स्तर पर उपलब्ध नहीं था। इसका अर्थ है कि ये वस्तुएं व्यापार के द्वारा प्राप्त की गई होंगी। इस तरह छोटे पैमाने पर व्यापार का प्रचलन भी था। अगर हम नवपाषाण काल की संस्कृति पर दृष्टिपात करते हैं तो यह ज्ञात होता है कि लोगों ने मृत्यु के बाद के जीवन की अवधारणा विकसित कर ली थी। यही वजह है कि मृतक व्यक्ति के साथ आवश्यकता की सामग्रियां भी दफना दी जाती थी। मिट्टी के अंदर ही सबको दफना दिया जाता था, किंतु बच्चों को मिट्टी के पात्र में रखकर दफनाए जाने का भी साक्ष्य मिलता है। इसके अतिरिक्त एक साथ कई लोगों को दफनाए जाने का भी साक्ष्य मिलता है, जो यह दर्शाता है कि इन सबों की मृत्यु एक साथ हुई थी या फिर सामुदायिक संबंधों की अवधारणा मजबूत हो रही थी। उसी प्रकार मृतक के शरीर को लाल अथवा गहरी मृतभांड से ढका जाना कहीं न कहीं मृतक अनुष्ठान को दर्शाता है। इस प्रकार का साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त होता है। इसी प्रकार बुर्ज होम में मानव के साथ कुत्ते को दफनाया जाना मानव में पशु के बीच गहरे हो रहे संबंधों की ओर संकेत करता है। सामाजिक जीवन को प्रभावित करने में कृषि की भूमिका रही थी। वस्तुतः कृषक जीवन शिकारी संग्रहकर्ता के जीवन से पृथक होता है। कृषक सामुदायिक जीवन जीने के आदी होते थे, इसलिए इस काल में कृषक जनसंख्या पर आधारित स्थायी गांव बसने लगे। स्वाभाविक रूप में लोगों के बीच पारंपरिक संपर्क बढ़ गया। फिर स्थायी जीवन पद्धति को अपनाने से महिलाओं एवं बूढ़े लोगों के ऊपर दबाव कुछ कम हुआ, इसलिए संवत उनकी जीवन प्रत्याशा में भी सुधार हुआ। फिर हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि कृषि ने केवल आर्थिक आवश्यकता को ही पूरा नहीं किया, अपितु इसने सामाजिक सांस्कृतिक जीवन पर भी अपना प्रभाव छोड़ा। जहाँ तक सामाजिक जीवन का सवाल है तो हमें यह साक्ष्य मिलता है कि लोगों के बीच परस्पर अनाजों का आदान प्रदान, उपहार एवं समय समय पर सामूहिक खान पान को भी प्रोत्साहन मिला। उदाहरण के लिए बुड्डीहल नामक स्थल से सामुदायिक भोजन का साक्ष्य मिला है। उसी प्रकार किसी अर्थव्यवस्था का धार्मिक जीवन पर भी प्रभाव देखा जा सकता था। पशुपालन एवं कृषि का आरंभ होने का अर्थ था कि उत्पादन को प्रोत्साहन, इसलिए धार्मिक क्षेत्र में भी उत्पादन शक्ति की उपासना महत्वपूर्ण हो गई। महिला मरण मूर्ति व्रत में जिसकी पहचान माता देवी से की जाती है तथा कुब्बड़ वाले सांड की मूर्तियां प्रचुर रूप में मिलने लगी। उत्तर पश्चिम के अनेक नवपाषाणकालिक स्थल से ये मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। भारत में आरंभिक नवपाषाणकालिक स्थल मेहरगढ़ हैं, जिसका काल लगभग 6000 ईसा पूर्व तक चला जाता है, जहाँ से हमें संस्कृति के विकास के कई स्तर मिले हैं, जहाँ से कि किस्म के गेहूं तथा जौ के प्रमाण मिले हैं, जहाँ से कपास का साक्ष्य भी मिला है। इसके अतिरिक्त जहाँ से भेड़ बकरी और मवेशी पाले पेट में गाए जाने के भी साक्ष्य मिलते हैं। सबसे बढ़कर जहाँ से अन्नागार एवं गर्त समाधान का भी साक्ष्य मिला है। मेहरगढ़ के पश्चात उत्तर पश्चिम में ही लगभग 6000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व के बीच कुछ अन्य नवपाषाणकालिक स्थल भी इस में आए थे, और ये स्थल थे किलीगुल मोहम्मद, रहमान डेरी, फिर किला तरकाई, फिर गुमला आदि। कृषि विकास की दृष्टि से ये स्थल भी अपेक्षाकृत विकसित दिखते हैं। कश्मीर में बुर्ज होम एवं गुफरक्राल जैसे नवपाषाणकालिक स्थल में आए। गंगा जमुना दोआब में, बेलन घाटी में चपानी मांडो, कोल्डी हवा, महागरा आदि स्थल दिखते हैं। चपानी मांडो नामक स्थल पर मध्यपाषाण काल से नवपाषाण काल के बीच स्पष्ट संक्रमण देखा जा सकता था। कोल्डी हवा से चावल का आरंभिक साक्ष्य मिला है। अब कुछ विद्वान ऐसा मानने लगे कि पश्चिम एशिया, मेहरगढ़ तथा थाईलैंड की तरह ही बेलन घाटी भी विश्व के उन गिने चुने क्षेत्रों में शामिल है जहाँ कृषि से आरंभिक साक्षात्कार हुआ है। फिर मध्य दोआब क्षेत्र में चिराद, सेनुआर, ताराडीह आदि, बंगाल में पांडुरजाडिभी, असम में ड्योजल हैंडिंग, फिर सरुतरु आदि महत्वपूर्ण नवपाषाणकालिक स्थल हैं।
गंगा जमुना दोआब के नवपाषाणकालीन स्थलों में चावल की खेती महत्वपूर्ण रही। फिर लगभग 2500 ईसा पूर्व में दक्षिण भारत में नवपाषाणकालीन स्थल अस्तित्व में आने लगे तथा यह प्रक्रिया 1000 ईसा पूर्व तक चलती रही। ये स्थल थे आंध्र प्रदेश में उतनूर, तमिलनाडु में पेयमपल्ली, कर्नाटक में हल्लूर, टी नरसीपुर और ब्रह्मगिरी, फिर टेक्कलकोटा आदि। दक्षिण भारत में नवपाषाणकालीन स्थलों पर पशुपालन की मुख्य भूमिका रही, जबकि कृषि की भूमिका गौण रही। दक्षिण भारत के नवपाषाणकालीन स्थल राख के ढेर से भी संबद्ध हैं। आगे हड़प्पा सभ्यता और ताम्रपाषाण काल के बीच संबंध देखते हैं। अब अगर हम भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न नवपाषाणकालीन स्थलों पर दृष्टिपात करते हैं तो हमें यह ज्ञात होता है कि इन स्थलों के विकास के काल में अंतर है। उत्तर पश्चिम के स्थल सबसे प्राचीन है, उसी प्रकार विभिन्न नवपाषाणकालीन स्थलों के विकास के स्तर में भी अंतर है। उत्तर पश्चिम के स्थल विकास की दृष्टि से बेहतर स्थिति में थे। यही वजह है कि उन्होंने उत्तर पश्चिम में एक उन्नत सभ्यता का आधार निर्मित कर दिया। अगर हम हड़प्पा सभ्यता और ताम्रपाषाण काल के संबंधों पर दृष्टिपात करते हैं तो फिर ये संबंध अत्यधिक जटिल प्रतीत होते हैं। तकनीकी दृष्टि से तांबा कांस्य की पूर्व अवस्था को दर्शाता है, इसलिए ताम्रपाषाण काल को हड़प्पा सभ्यता से प्राचीन माना जाना चाहिए। किंतु कालक्रम की दृष्टि से कुछ ताम्रपाषाणकालीन स्थल हड़प्पा सभ्यता से पहले आए, कुछ ताम्रपाषाणकालीन स्थल हड़प्पा सभ्यता के समकालीन थे तथा अनेक ताम्रपाषाणकालीन स्थल एवं संस्कृतियां हड़प्पा सभ्यता के पश्चात अस्तित्व में आई। अगर हम हड़प्पा सभ्यता से पूर्व के ताम्रपाषाणकालीन स्थलों पर दृष्टिपात करते हैं तो हमें यह ज्ञात होता है कि ये स्थल कोई और नहीं अपितु आरंभिक जहाँ प्राक हड़प्पा स्थल ही है। जैसा कि हम जानते हैं कि लगभग 3500 ईसा पूर्व से 3200 ईसा पूर्व में भारतीय उपमहाद्वीप में तांबे का प्रचलन आरंभ हो गया था। तांबे का प्रयोग करने वाले आरंभिक स्थल प्राक हड़प्पा अथवा आरंभिक